सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया था। यहाँ तक हमने कर लिया था अपने लास्ट क्लास में ना, अकाउंटिंग एप्लीकेबिलिटी। स्टैंडर्ड ऑडिटर कर रहे हैं। चलो आगे करते हैं। आज हम लिस्ट डिस्कस करेंगे काफी हद तक, और इम्पोर्टेंट सिर्फ वही बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, एग्जाम के लिए जो आपका रेलिवेंट है। इसमें काफी कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, जो चीजें एग्जाम के लिए जी रेलिवेंट है सर। सिर्फ उन्हीं बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, मेरी बात समझ गए? जी सर। हाँ, अब बात करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटर क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटर में क्या किस तरह से लिंक होता है बात करते हैं। हमारी जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो कौन प्रिपेयर करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी सर। और उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ड्यूटी रहती है कि प्रॉपर उनको ऑडिट करना, उनको चेक करना कि जो अकाउंटिंग, जो आपने अकाउंटिंग की है, जो कंपनी ने बैलेंस शीट, जो कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर किया है, जो ऑडिटर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि सब कुछ हैज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है या नहीं बना है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर दैट व्हाइल डिस्चार्ज देयर फंक्शन, जब ऑडिटिंग कर रहे होते हैं, दे इंश्योर दैट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू एंड मेड मैंडेटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर कंप्लाई विद। ये एज पर सेक्शन 133 के अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑडिटर टू इंश्योर दैट द कंपनी क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो कि बनाए गए हैं, इशू किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको प्रॉपरली क्या करे, कंप्लाई करे। समझ आ गई? यस। हाँ। दूसरा, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लोज ई ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 require the auditor to report whether on in opinion of the financial statement comply with the accounting standard referred in section 133 of the companies act 2013। एक तो ड्यूटी क्या होती है ऑडिटर की, ये चेक करना कि भाई जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इश्यू किए गए हैं, मैंडेटरी किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनी उन चीजों को, कि भाई कंपनी ने उनको क्या किया है, या ऑडिटर ने अपने फंक्शन को करते टाइम उनको प्रॉपरली कंप्लाई किया है या नहीं किया है। दूसरा कि भाई जब ऑडिटर रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है या नहीं दिया है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं किया है। ये चीजें कौन बताएगा? ये किसकी ड्यूटी है? ऑडिटर की ड्यूटी है, कंपनी के ऑडिटर की ड्यूटी है। समझ आ गई मेरे को? चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी यही ड्यूटी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की काफी सारी ड्यूटी है, ये तो वन ऑफ द एक छोटी सी ड्यूटी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो बहुत बड़ा रोल रहता है टैक्सेशन में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, अलग अलग एरियाज के अंदर, है ना। तो बेसिकली मैं ऑडिटिंग की बात कर रहा हूँ कि कंपनी की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन रही है और उनकी ऑडिटिंग हो रही है, तो ऑडिटर्स को ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं उनको प्रॉपरली अच्छे तरीके से कंप्लाई किया गया है, नहीं किया गया। समझ आ गई मेरी बात? आगे बढ़े? जी सर। जी सर। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बोर्ड रिपोर्ट। अब क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बोर्ड रिपोर्ट का, किस तरह से लिंक है? सेक्शन 134, ये किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 134 सब सेक्शन 1 क्लोज ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो एक कंपनीज एक्ट का सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 क्लोज ए है, ये कहता है स्टेट दैट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शुड इंक्लूड दैट इन प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट the applicable accounting standard has been followed along with the proper explanation relating to material departure। ये कहना चाह रहा है कि भाई डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर क्या होगा, शुड इंक्लूड दैट, उसमें ये बताया जाएगा दैट इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एनुअल अकाउंट, जब एनुअल अकाउंट को बनाया जा रहा था, जितने भी एनुअल अकाउंट, जितने भी कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते थे, वो कंपनी ने प्रॉपरली क्या किए हैं, फॉलो किए हैं, और प्रॉपर उनके बारे में एक्सप्लेनेशन बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी दी जाएगी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट वाले हेड में। समझ आ गए? जी सर। हाँ। अब
एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ऐसा नहीं है कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ द कंपनी, अलग अलग एप्लीकेबल होते हैं। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे कंपनी को एक कॉर्पोरेट और एक नॉन कॉर्पोरेट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, टाइप्स ऑफ कैंड। और ये क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पे ले रहे हैं? किस बेसिस पे ये? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहां पर एप्लीकेबिलिटी की, क्योंकि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते, डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है या बिजनेस एंटिटी है वो किस तरह की है। दो तरह की होती है बिजनेस एंटिटी, एक होती है कॉर्पोरेट, एक होती है नॉन कॉर्पोरेट। अब ये कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। कॉर्पोरेट के अंदर दो तरह से आती है, एक आती है स्मॉल मीडियम कंपनी, एसएमसी, स्मॉल मीडियम कंपनी, एक आती है नॉन एसएमसी, नॉन स्मॉल मीडियम कंपनी। समझ आ गई? कॉर्पोरेट में एक होती है स्मॉल मीडियम कंपनी, एक होती है नॉन स्मॉल मीडियम कंपनी, मतलब बिग कंपनीज। क्लियर है? और नॉन कॉर्पोरेट को भी 3 लेवल में बांटा गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में। डिपेंड अपॉन द एप्लीकेबिलिटी, कंपनी कई तरह की होती हैं, बिजनेस एंटिटी कई तरह की होती हैं, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉर्पोरेट एंटिटी की, ध्यान से सुनना। कॉर्पोरेट एंटिटीज, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल मीडियम कंपनीज में। अब स्मॉल मीडियम कंपनी किसे बोला जाता है, वो अलग से प्रॉपरली क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। स्मॉल मीडियम कंपनी वो कंपनी होती है जो कुछ कंडीशन क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती है। स्मॉल मीडियम कंपनी वो कंपनी होती हैं जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, उनके लिए कुछ कंडीशन बता रखी है। और फिर इन कंपनीज के ऊपर कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं और कौन कौन से नहीं लगते। समझ आ गई? बात करें? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ यहाँ तक। स्मॉल एंड मीडियम कंपनी की अगर मैं बात करूं, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी वो कंपनी होती है जिनके इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, वेदर इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। मतलब पहला क्या होता है, वो कंपनी जिनकी सिक्योरिटी, चाहे वो डेट कैपिटल हो चाहे वो इक्विटी कैपिटल हो, कहाँ लिस्ट नहीं होती, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होती या लिस्टिंग की प्रोसीजर में नहीं होती। कंपनी इज नॉट अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ इंश्योरेंस कंपनी, या फिर वो ना तो बैंकिंग कंपनी है, ना वो फाइनेंस कंपनी है, ना ही वो इंश्योरेंस कंपनी है। कंपनी का टर्नओवर जो है पिछले लास्ट ईयर में 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। कंपनी की जो बोरिंग है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। और कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है या सब्सिडरी कंपनी नहीं है, कोई नॉन एमसी एसएमसी ना तो होल्डिंग कंपनी है और ना ही कोई नॉन एसएमसी सब्सिडरी कंपनी। अगर ये कंडीशन कोई भी कंपनी फॉलो करती है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी में। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, जिस कंपनी की सिक्योरिटी, चाहे वो आपकी डेट हो चाहे वो इक्विटी हो, कहाँ लिस्ट नहीं होती, नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। नॉट रिकॉग्नाइज्ड। दूसरा,
कंपनी कौन सी कंपनी नहीं है, कौन सी कंपनी नहीं होनी चाहिए? कंपनी बैंक बैंक ऑफ फाइनेंस बैंक is और not फाइनेंशियल और इंश्योरेंस हाँ, company is not a banking company, company is not a finance company, company is not a insurance company. कंपनी। क्लियर है? तीसरा, कंपनी का जो Yes, sir. टोटल टर्नओवर है पिछले साल में कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? टर्नओवर 50 करोड़ 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और जो कंपनी की बोरिंग्स हैं Yes, sir. कितनी नहीं होनी चाहिए? 10 10 करोड़ करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट, कंपनी की कोई भी नॉन एसएमसी कोई होल्डिंग कंपनी नहीं होगी और ना ही कोई सब्सिडरी कंपनी होगी। कंपनी इज ठीक है सर। नॉट अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी ऑफ अ नॉन एसएमसी कंपनी। समझ आ गई? ये कंडीशन जो फॉलो कर दिया जी सर। तो उसके ऊपर एसएमसी की कंडीशंस जो है ये बता रखी हैं और उसे हम एसएमसी बोलेंगे, उसको हम एसएमसी के अंदर डालेंगे, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी के अंदर डालेंगे। अब बात क्या करते हैं कि इनके ऊपर कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि पार्शियल एग्जम्पशन है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो फुली एग्जम्प्ट है। ऐसी कंपनी को जो स्मॉल मीडियम में आती हैं, ऐसी कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके बारे में बात करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। वन पर्सन कंपनी एक छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी एक छोटी कंपनी होती है, डोरमेंट कंपनी एक स्मॉल मीडियम में आती है। तो ऐसी कंपनी जो होती हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इनके ऊपर फुली एग्जम्प्ट होता है, फुली एग्जम्प्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तभी मैं आपको बोल रहा था आप लोगों को लिस्ट बड़े अच्छे से याद कर लेनी है। लिस्ट तो आपको याद होनी चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। जी सर। प्लीज ट्राई करना लिस्ट को याद करने का अच्छे से, क्योंकि लिस्ट आपको कैसे पता चलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में क्या लिखा हुआ है। जब आपको पता होगा तभी आप बता सकते हो कि भाई हाँ, इस कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। और इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है? स्मॉल मीडियम कंपनी, जैसे कोई वन पर्सन कंपनी होगी या स्मॉल कंपनी होगी या डोरमेंट कंपनी होगी। तो पता है ना क्या होता है डोरमेंट कंपनी? मंशा? जी सर मालूम। हाँ, स्मॉल कंपनी भी बताया था किरण को आई डोंट नो पता हो जी या सर नहीं, आपका क्योंकि किरण ने अभी किया नहीं है। सौरभ को पता होगा, आई डोंट नो होगा या नहीं होगा। चलो आगे बढ़े। अब पार्शियल एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है? भाई पार्शियल एग्जम्पशन के अंदर ये होता है कि भाई एग्जम्पशन तो मिलती है लेकिन पूरी एग्जम्पशन नहीं मिलती, कुछ एग्जम्पशन मिलती है। तो वो कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर मिलती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो बात करता है सेगमेंट रिपोर्टिंग की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 ईपीएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट्स, प्रोविजंस। तो भाई अगर मैं बात करूं स्मॉल मीडियम जो कंपनी होती हैं, क्या उन पर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते? नहीं सर नहीं होते। उनमें किसी के अंदर क्या होता है? पार्शियल एग्जम्पशन होती है और कुछ है फुली एग्जम्पशन होता है। स्मॉल मीडियम कंपनी के ऊपर फुली एग्जम्प्ट कब होता है? सर जब वो वन पर्सन कंपनी नहीं होती, डोरमेंट कंपनी नहीं होती, स्मॉल कंपनी नहीं और होती, तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड कैश फ्लो नहीं कौन सा होता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुली एग्जम्प्ट होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग और कौन कौन से स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको पार्शियल एग्जम्पशन की जरूरत होती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, 15, 19, 20, 15, 17, 19, 20 और 29 लिख लो यहाँ पे साइड में। 15, 17, 19, 20 एंड 29 ये होते हैं पार्शियल एग्जम्पशन। और होता है हमारे पास फुली एग्जम्प्ट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या आता है?
सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर आता है कि उसका पूरा एक सेगमेंट जो होता है, अलग अलग सेगमेंट्स जो होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स की रिपोर्टिंग होती है। अब क्या होता है कि जैसे हर एक किसी कंपनी के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज कह लो, अलग अलग यूनिट वाइज कह लो, तो उनकी अलग अलग रिपोर्टिंग करना, सेगमेंट रिपोर्टिंग। समझ आ गई? Sure. नॉन एसएमसी क्या होती है? जो सारी की सारी एंटिटी जो अदर देन एसएमसी होती है, एनी अदर कॉर्पोरेट एंटिटी नॉन फॉलिंग अंडर, जो स्मॉल मीडियम कंपनी के अंदर फॉल नहीं करती, वो सारी कहाँ फॉल होती हैं? वो सारी नॉन एसएमसी के अंदर फॉल होती है। समझ आ गई मेरी बात? वो सारी जी सर। नॉन एसएमसी के अंदर फॉल होती है। अब नॉन एसएमसी के अंदर इनके ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती, इनके ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनी होती है तो इनके ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। क्लियर है? ये तो बात कर ली हमने। Yes, sir. आपको कॉर्पोरेट एंटिटी समझ आ गया? कॉर्पोरेट एंटिटी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी किस तरह से रहती है? दो तरह में भागों में बांटा हुआ है, एक एसएमसी जी भाग सर। और एक नॉन एसएमसी पार्ट। एसएमसी पार्ट वो स्मॉल मीडियम कंपनी वाला होता है, जिसके कुछ कंडीशंस बता रखी हैं, वो कंडीशन जो कंपनी फॉलो करती है तो वो एसएमसी में आती है। और उसमें अगर मैं बात करूं 15, 17, 19, 20 और 29 के अंदर पार्शियल एग्जम्पशन है, और आर्टिकल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला जो आपका हेड है उसके अंदर आपको फुल एग्जम्पशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है? और नॉन एसएमसी के अंदर Yes, sir. कोई रिलैक्सेशन, कोई एग्जम्पशन नहीं है, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? जी सर। जी सर। Yes, sir. अब बात आता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। अब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कौन कौन सी होती है, कोई बताएगा मुझे? जैसे पार्टनरशिप होगी, जैसे एलएलपी होगी, जैसे वो हमारे पास क्या कहते हैं पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, एसोसिएशन पर्सन हो गया, ये ऐसी क्या कौन सी होती है? ये सारी नॉन कॉर्पोरेट में आती है। ठीक है ना? तो मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं होती। क्या होता है? तो नॉन कॉपरेटिंग एंटिटीज में कौन कौन सी आती है? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर आती हैं जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जी सर। जैसे आपका कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, या कोई आपका ट्रस्ट टाइप का हो गया, ये सारी नॉन कोऑपरेटिव होती है। कोऑपरेटिव मतलब ये कंपनी से अलग, कंपनी को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी आपकी एंटिटीज है उनको अलग अलग 3 सर लेवल ये में। ठीक है सर। सर तो ये सर एंटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आएगा? जैसे सोसाइटीज वगैरह, ट्रस्ट जी सोसाइटी, जी ठीक है सर। एनजीओ वगैरह, वो समझिए मेरी बात? जी सर। चलो, कुछ कह रहा था सौरभ? सर वही पूछ ओके। एनपीओ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जो होती हैं, जैसे हमारी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ, ये अलग अलग जो हमने ऊपर बात किया ना, ये ऊपर हमने क्या बात की थी पर एप्लीकेबिलिटी में, जो लास्ट क्लास में बात की थी, सिर्फ कंपनी को छोड़ के अदर देन कंपनी जो भी रहती है वो सारी नॉन कॉर्पोरेट में आती है, और इनको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब लेवल 1 और लेवल 2 इनको ना, ये लेवल किस तरह से दिए गए हैं, किस बेसिस पे ये लेवल दिए गए हैं? ये लेवल दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड बोरिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड बोरिंग्स। टर्नओवर के बेसिस पे और बोरिंग्स के बेसिस पे ये हमें क्या दिए गए हैं? अलग अलग चीजें दी गई हैं। अब जैसे मैं बात करता हूं लेवल 1 की, लेवल 1 के अंदर कौन सी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी आती है? पहला, ऐसी एंटिटी जिनके इक्विटी शेयर या जिनके डेट इंस्ट्रूमेंट कोई भी लिस्ट नहीं होते, या फिर आर इन द नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज।
सॉरी, इसमें कौन सा आता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर? इसमें वो एंटिटी आती है जिसके लेवल 1 वाली एंटिटी कौन सी होती है? एंटिटी हुज इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट आर लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। वो इसके अंदर पहला कौन सा आता है? वो इंस्टीट्यूशंस जिनकी इक्विटी या डेट कहाँ लिस्ट होती है? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसके अंदर आती है। जिस भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की जो बोरिंग्स होती हैं वो 10 करोड़ से ज्यादा हो या जिसका टर्नओवर है 50 करोड़ से ज्यादा हो, तो वो लेवल 1 के अंदर आती है। समझ आ गई मेरी बात? तो सर इनके जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो लिस्टेड होते हैं? क्या कह रहे हो? सर इनके जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो लिस्टेड होते हैं? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वो मतलब ये लिस्टेड? ये स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड किसके और पास ये रजिस्टर्ड स्टॉक होते हैं? एक्सचेंज? सेबी के पास। ये स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं। जी सर। जो सेबी के पास रजिस्टर होते हैं उसको बोला जाता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। समझ आ गए? जी सर। हम्म। तो सर इनके भी सेबी के पास रजिस्टर्ड होंगे ना, स्टॉक एक्सचेंज है ना ये भी? हाँ, स्टॉक एक्सचेंज तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज तो दो ही है। किसी बैंक ने अगर अपने शेयर लिस्ट कराने हो तो बैंक के शेयर्स भी कहाँ लिस्ट होंगे? स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो ही है, एनएससी बीएससी। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। तो भाई लेवल 1 के अंदर वो तो एंटिटी सर आती है। हाँ जी, ये लिस्टेड रहती है ना? हाँ, इसके अंदर वो एंटिटी आती हैं जो लिस्टेड ने, जिनकी सिक्योरिटी लिस्टेड है, जो बैंक होते हैं वो, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो, जो इंश्योरेंस बिजनेस में है वो, और जिन एंटिटी की जो बोरिंग है वो 10 करोड़ से ज्यादा है और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और जिनकी कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है, तो उनके ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। लेवल 1 में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23, 27 ये भी एप्लीकेबल होते हैं डिपेंड अपॉन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अदरवाइज लेवल 1 के अंदर ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? Yes. कोई डाउट तो मुझे बताओ। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23 और 27 जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है अगर रिक्वायर्ड है तो कि भाई उन टाइप्स ऑफ के कोई भी बिजनेस एंटिटी है जिनके ऊपर वो एप्लीकेबल्स रहते हैं। रेगुलेटरी का मतलब होता है कि भाई अगर लॉ के अकॉर्डिंगली लॉ कह रहा है, अगर वो प्रोविजन उन एंटिटी के ऊपर लग रहे हैं तभी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। समझ आ गई? अगर कोई भी सेक्शन जी सर। उस मुद्दे से रिलेटेड अगर उस एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि सेक्शन बड़ा होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका छोटा होता है। एक्ट बड़ा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोटा है। ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? अगर कोई एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, जी सर। कोई सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है तभी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? जी सर। अदरवाइज सारे के सारे एप्लीकेबल है। लेवल 1 के अंदर कौन कौन सी आती है? लेवल 1 के अंदर जिनकी सिक्योरिटी कहाँ लिस्टेड होती है? जिनकी लिस्टेड सिक्योरिटी होती है। स्टॉक एक्सचेंज। हाँ। दूसरा Stock exchange. दूसरा कौन कौन से आते हैं? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस
Institutions. इंश्योरेंस बिजनेस में Current आती business. है। जिनकी बोरिंग कितनी होती है? जिनकी बोरिंग कितनी होती है? 10 crore. More than 10 10 करोड़ crores. से ज्यादा होती है। More जिनका than 10 टर्नओवर crores. कितना होता है? 50 करोड़ से ज्यादा होता है। 50 और crore. जिनकी होल्डिंग और कोई सब्सिडरी होती है तो वो लेवल 1 में आती हैं, सबसे अपर लेवल में आती हैं, और ये इनके ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 के अंदर अब आती है बात लेवल 2 की। लेवल 2 के अंदर वो बिजनेस एंटिटी आती हैं जो लेवल 1 में नहीं आती, जिनकी जो बोरिंग होती है 1 करोड़ से ज्यादा होती है ना? बोरिंग जो है 1 करोड़ से ज्यादा है, और जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, उनको बोला जाता है लेवल 2। ऐसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जो लेवल 1 में नहीं आती और जिनकी बोरिंग्स 1 करोड़ से ज्यादा होती है और जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होती है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, तो उनको लेवल 2 में रखा जाता है। या फिर इनकी कोई होल्डिंग या सब्सिडरी, एनी ऑफ द वो, इन अगर कोई होल्डिंग या सब्सिडरी भी है जो सेम क्लास में फॉल करती है तो वो लेवल 2 में आती है। अब कौन से ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो एप्लीकेबल होंगे? फुली एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। All the accounting standard are applicable to the level 2 entity। सिर्फ कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 को छोड़ के, 23 को छोड़ के, 25 को छोड़ के, 27 को छोड़ के, 21, 23, 25, 27 को छोड़ के बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एप्लीकेबल, all accounting standards are applicable to the level 2 entity except accounting standard 21, 23, 25, 27 and those discussed below। और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नीचे बता रखे हैं, कौन कौन से बता रखे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पार्शियली एग्जम्प्ट होते हैं। पार्शियली एग्जम्प्ट कौन कौन से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, 20, 29, ये वाले पार्शियली एग्जम्प्ट होते हैं। और फुली एग्जम्प्ट कौन से होते हैं? जो एप्लीकेबल ही नहीं होते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं होते? 21, 23, 25, 21, 23, 27, 25 और 13 3 एंड 17। और पार्शियली कौन से एप्लीकेबल नहीं होते? पार्शियली कौन से एग्जाम्प्ट होते हैं? 19, 20, 29। आपको ये ध्यान रखना है। और कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं बताओगे? Sir, all the commercial, industrial or business. All the जिनकी बोरोविंग 1 करोड़ से ज्यादा होती है और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होती भाई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल 1 में नहीं आते और सारे कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रिपोर्टिंग अंडरटेकिंग जिनकी बोरिंग 1 करोड़ से ज्यादा है, जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, या फिर सेम इन्हीं जैसी कोई इनकी होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है, वो भी लेवल 2 में आएगी। जो फुली एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर मैं 21, 23, 25, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और 17 को छोड़ दूं तो बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे भी हैं जो पार्शियल एप्लीकेबल होते हैं, और वो कौन से हैं? 19, 20, 29। तो आपको ये याद करना है। समझ आ गई मेरी बात? हो जाएगा याद या नहीं होगा? Yes, sir. हो जाएगा। समीक्षा समझ आ रही है? Yes, sir.
स्वेच्छा खुश हो तुम, कॉन्फिडेंट हो यस सर। दिसंबर के लिए? लग रहा है दिसंबर में यस हो सर। जाएगा? सर थोड़े थोड़े डाउट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है। चलो जो जो पीछे जितना अभी तक हो चुका है आपके, अब एक बार मुझे बताओगे आपका सिलेबस के बारे में? मैं एक बार आपके सिलेबस का बात कर लूं। आपका कंपनी लॉ में कितना हो गया है? कंपनी लॉ में हम थे आई थिंक डिबेंचर पे, डिबेंचर शायद चल रहा था ना, डिबेंचर, यस सर। डिबेंचर पे थे। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर हम थे चैप्टर नंबर आई थिंक सर 8 पे थे। 8 या पता नहीं 9 पे थे, है ना? और यस सर। एक दो जीआईजीएल, लेक्चर हुए थे। हाँ जीआईजीएल में कौन से चैप्टर पे थे हम? 7। डिबेंचर का तो हमारा चैप्टर आई थिंक पता नहीं कौन सा चैप्टर है ये डिबेंचर वाला। जीआईजीएल का हमारा आई थिंक 13वें चैप्टर पे थे, चैप्टर नंबर 13। तो आपका 50% से ज्यादा सिलेबस कवर हो चुका है, आपका 60% सिलेबस कवर अप है। ये वाले सब्जेक्ट मैं आपके अक्टूबर में कंप्लीट करा दूंगा सारे के सारे। कंपनी लो, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जीआईजीएल, ये आपका अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा सारा। आपको मैं इसके लिए साथ में रखूंगा। आपका जो ये CAFM वाला कोर्स है ये आपका कंप्लीट होगा नवंबर में। समझ आ गई सुरेक्षा? वो करेंगे। हाँ, तो ये अपना ध्यान रखो अपने सिलेबस का। जहाँ पे भी कंफ्यूजन है मुझसे प्लीज पूछना कि सर मेरे को ये लेक्चर मेरा रह गया है, वो लेक्चर रह गया है। क्लासेस मैंने रिकॉर्डेड कर दिया है, कल से मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप प्रॉपरली अपना फ्लो पकड़ लो, क्योंकि आप पीछे पेपर वेपर दे रहे थे अपने बीकॉम के, तो आपका फ्लो टूट गया है। तो दोबारा से अपना फ्लो पकड़ लो क्लासेस वगैरह का, सो दैट कि आपका अच्छे से ट्रैक पे चले। क्योंकि आपको तो देना ही है, आपको तो 100% श्योर है कि आपको दिसंबर में पेपर देना है। समझ आ गई मेरी बात? यस हाँ, चलो आगे बढ़े। सर। एक बार बता देना क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो सुरेक्षा? सर एक बार बता देना क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। हाँ हाँ, वो मैं बता दूंगा, वो मैं यस सर, ये क्वेश्चन मेरा भी था। हाँ, मैं एक बार अच्छे से मैं बता दूंगा आपको। वो जब भी एक बार पूरा जब आपका पेपर होगा, पेपर से पहले मैं आपको प्रॉपर्ली इलैबोरेट करूंगा कि भाई किस तरह से पेपर आता है। मैं बेकायदा आप लोगों को पेपर भी दिखाऊंगा कि भाई इस लेवल के पेपर आते हैं और ऐसे आपको। क्योंकि अभी मैं आपको दिखा दूं, और अभी क्योंकि आपने रिवीजन भी नहीं कर रखी, क्योंकि अभी क्लासेस ही ले रहे हो आप, और क्वेश्चन देख के फिर आप मोरल डाउन करोगे मेरे को तो आता ही नहीं है। एट द एंड क्या होता है कि आपने प्रिपरेशन कर रखी होती है, आप पढ़े हुए अच्छा होते हो, आपका सिलेबस कंप्लीट है, यू आर डूइंग रिवीजन, तब जाके अगर आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है शायद आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो उसको सोल्व करने का। और आपका जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। तो बेटर थिंग इज दैट अपना प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट करो, अपनी चीजें देखो। उसके बाद मैं अक्टूबर एंड में आप लोगों के साथ पेपर का डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, चलो आगे बढ़े। लेवल जी 3, सर। लेवल 3, लेवल 3 क्या होता है? लेवल 3 के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटिटी, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर फॉल नहीं करती, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी लेवल 1 एंड लेवल 2 के अंदर फॉल नहीं करती, तो वो कहाँ फॉल करती है? वो लेवल 3 के अंदर फॉल करती है, वो लेवल 3 में फॉल करती है। In addition to the partial and full exemption as given in
लेवल 2। इसमें सेम टू सेम लेवल 2 वाला ही अप्लाई होता है, बट दो एडिशनल आपको एग्जम्पशन मिलती हैं, फुल एग्जम्पशन मिलती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंदर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के अंदर। लेवल 3 में दो एडिशनल और आपको मिलती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंदर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के अंदर। बाकी सेम टू सेम लेवल 2 की तरह ही एग्जाम्पशंस हैं, बस आपको दो एक्स्ट्रा मिलती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंदर और 24 के अंदर। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, क्लियर है सर। ओके जी सर क्लियर है। अब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एक्ट एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर कहीं पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो क्या प्रिवेल करेगा? एक्ट प्रिवेल करेगा, क्योंकि एक्ट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बड़ा होता है। समझ आ गई? अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये पूरा बात करता है ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर आप पूरा ओवरव्यू पढ़ोगे कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। जैसे AS1 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। किसके बारे में बात करता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या कहता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग पॉलिसी आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल and the method of applying those principles adopted by enterprise in the preparation and presentation of financial statement। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग की प्रिंसिपल होती है, जो मेथड बताती है कि किस तरह से इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाएगा, किस तरह से एंटरप्राइज इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगी। ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज। हर एक अकाउंटिंग पॉलिसी को प्रॉपर्ली क्या किया जाना चाहिए? डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। और ये जो डिस्क्लोजर होते हैं ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। ऑल द डिस्क्लोजर शुड बी मेड एट वन प्लेस। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर फॉर द अडॉप्शन ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption is not required. Disclosure of accounting policy cannot remedy a wrong or inappropriate treatment of the item of account। ये कहना चाह रहा है, आपको ध्यान से रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये कहता है कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें क्या बताती है? जो बताती है अकाउंटिंग, जो स्पेसिफाई करती है किसको? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। जो स्पेसिफाई करती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जो हमें मेथड बताती है। मेथड किस चीज की मेथड बताती है? मेथड ऑफ अप्लाइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग पॉलिसी जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, और अकाउंटिंग पॉलिसी का प्रॉपर डिस्क्लोजर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दोगे। ये कौन कहता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है, जिसमें बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। समझ आ गई? कोई डाउट? हाँ जी बच्चों। नो सर। नो सर। मंशा, किरण, नो सर। कोई डाउट? किरण थके नो हुए हो? सर। हाँ? नहीं सर, एक्चुअली आई हैव अ फीवर। अच्छा, फीवर हुआ है आपको? यस सर। तो फिर आप रहने देते, अगर दिक्कत आ रही है आराम से रिकॉर्डिंग से पढ़ लेते, बोल देते मुझे पहले। नहीं सर, आ रहा है समझ, फिर वो अच्छा। साथ में वो फ्लो बना रहता है। नो इश्यू। आप साथ में ना बुक ओपन करके बैठा करो, सो दैट कि साथ के साथ आप मार्क करते रहो जो भी मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंगली। हाँ जी सर, मैं जो भी आप
एक्स्ट्रा बताते वो मैं नोट डाउन भी कर लेती हूँ बुक पे। तो साथ के साथ मंशा जी सर। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ आ गया। जी सर। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यस 2 सर। की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टोटल हम बात करेंगे। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं? टोटल हम बात करेंगे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। एक हमारा हो गया है, अभी हम दूसरा कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्राइमरी इशू इन द अकाउंटिंग फॉर द इन्वेंट्री इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू एट विच इन्वेंट्री आर कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वेंट्री की होती है वो डिटर्मिनेशन करनी होती है कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी जिसको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैरी करेंगे। Until the related revenue are recognized, this standard deal with the determination of value। जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ये किसके बारे में बात करता है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और इसमें किस तरह से द स्टैंडर्ड डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू इंक्लूडिंग द सर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना सीखते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कैसे निकाला जाता है, वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। Inventory should be valued at the lower of the cost and net realizable value। भाई जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की वैल्यू आप किस तरह से निकालते हो? जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। दोनों में से जिसकी कम वैल्यू आएगी, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लोअर ऑफ द पहला कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कोई मुझे बता सकता है? या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इनमें से दोनों में से जो कम वैल्यू आएगी वही आपकी क्या है? इन्वेंट्री होती है। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को निकालते टाइम आप क्या देखोगे? जितनी भी आपने जो आपकी, मैं बता दूं, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने पर कितना कॉस्ट आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब इसमें देखो वैल्यू जो डिटरमाइन करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालते हैं, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है भाई आपकी जो वैल्यू होगी इन्वेंट्री की वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग होगी। पहला कॉस्ट और दूसरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इनमें से जो लोअर होगा वही आपकी वैल्यू होगी। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज कॉस्ट, जो जिस प्राइस पे आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, परचेज कॉस्ट, उसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और दूसरा अदर कॉस्ट incurred in bringing the inventory to the present location and मतलब कन्वेंस कॉस्ट। मैं कन्वेंस कर रहा हूँ कि भाई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को करते टाइम, इन्वेंट्री की वैल्यू को निकालते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि भाई उसको निकालने का फॉर्मूला है। और उसका फॉर्मूला क्या है मुझे बताओगे? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपने परचेज किया, जिस वैल्यू पे आपने इन्वेंट्री परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, प्लस उस पे जो आपका खर्चा लगा आपका काम करने का। मान लो आप कोई रॉ मटेरियल लेके आए, आप कोई मार्केट से कपड़ा लेके आए, आप मान लो आपकी कोई बुटीक की शॉप, आपने कोई बुटीक का बिजनेस शुरू किया, आप कपड़ा उठा के लेके आए मार्केट से। कपड़ा क्या है आपके लिए? वो आपका रॉ मटेरियल है। कपड़ा मान लो आप 1 लाख रुपए का लेके आए, आपने फिर उसमें वर्किंग करना शुरू किया। आपने जब उसको एक फाइनल वो बना रहे थे प्रोडक्ट, उसमें जो आपका खर्चा आया
बनाने का प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का खर्चा, और दूसरा उस रॉ मटेरियल को अपने घर तक लाने का जो आपका कन्वेंस का खर्चा आया, जो भी खर्चा आया, वो सारे का सारा आपकी वैल्यूएशन में, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी में हाँ जी सर इसमें लेबर चार्जेस भी इंक्लूड होगा और ओवरहेड वगैरह? सब इंक्लूड होगा ब्रदर, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का खर्चा क्या है, जो आपके डायरेक्ट खर्च होते हैं। डायरेक्ट आप कुछ बना रहे हो और आप उसको बनाते टाइम कुछ खर्चा कर रहे हो, आप लेबर लगा रहे हो, मशीन लगा रहे हो, उसमें फ्यूल व्यूल लगा के जो भी खर्चा आपका आ रहा है कन्वर्जन का तरह, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने से पहले जो भी खर्चा आ रहा है वो सारा आपकी इस वैल्यू में जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है सर। हाँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 समझ आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है, किसी को कोई डाउट नहीं है वो भी बोल सकता है। कोई सर डाउट नहीं नहीं। है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एंड 2 क्लियर है? यस यस जी सर। सर। चलो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पे बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? कोई मुझे बताएगा ये किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? पहले तो मुझे सर गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी। हाँ, ये एक तो एसएमसीज पे एप्लीकेबल सर नहीं होता। स्मॉल एंड मीडियम सर गवर्नमेंट कंपनी। दूसरा ये एप्लीकेबल नहीं होता लेवल 2 एंड लेवल 3 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर। समझ आ गई मेरी बात? लेवल 2 लेवल 3 की जो नॉन कॉर्पोरेट जी सर। एंटिटीज हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता। अब ये बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है ये डील करता है कि भाई कैश के फ्लो के लिए द स्टैंडर्ड डील विद द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल चेंज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये बात करता है पिछले एक साल के अंदर आपके पास कितना पैसा आया, कैश आया, कितना पैसा आपका गया अलग अलग एक्टिविटी से। ऐसे में अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या किया है, कैश के जो फ्लो को 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कैश, ये बात करता है कैश के फ्लो की, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो। एक साल, एक लास्ट ईयर के अंदर, एक साल के अंदर एक कंपनी, एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस एंटिटी का कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और उसके लिए इसने 3 एक्टिविटी के अंदर डिवाइड कर दिया गया। पहली एक्टिविटी ऑपरेशन एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपका पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया, कितना गया। दूसरा बात करता है ये आपकी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आपने कितना इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ। और तीसरा बात करता है ये फाइनेंस एक्टिविटी। तो ये इस तरह से बात करता है। इसने क्या किया है, कैश के फ्लो को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने। Enterprise should prepare cash flow statement and should present it for each period for which financial statement are prepared। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ये अपने हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर करना जरूरी होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द कैश फ्लो ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। ये बात करता है कि आपका कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, कहाँ कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। समझ आ गई बात मेरी? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। जी सर। क्लियर है? जी सर। आगे बात करें। यस सर। अब बात आता है हमारा 4th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बात करता है कंटीजेंसीज की, कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई, कोई भी ऐसी कंटीजेंसी अराइज होगी जो बैलेंस शीट डेट के बाद, बैलेंस शीट की जो डेट होती है उसके बाद, बैलेंस शीट की डेट कौन सी होती है, 31 मार्च हो गया है ना, बैलेंस शीट की जो डेट, कोई भी मतलब ये हो गया कि वो डेट, बैलेंस शीट की डेट के बाद, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कोई भी कंटीजेंसी अराइज हो गई है ना, तो उसके बाद के जो भी कंटीजेंसी है, एकदम से कोई इमरजेंसी अराइज हुई है, उसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, 4 डील करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 डील करता है।
और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके रिगार्डिंग डील करता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब कंटीजेंसी होता क्या है? कंटीजेंसी होता क्या है आपसे पूछ भी सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, कंटीजेंसी को डिफाइन करें। तो कंटीजेंसी का मतलब होता है ये वो कंडीशन, वो सिचुएशन होती है जिसमें द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच गेन और लॉस विल बी known or determined only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event। ये वो सिचुएशन होती है या वो कंडीशन होती है जिसमें आपको गेन या लॉस का तभी पता चलेगा जब फ्यूचर के अंदर कोई इवेंट या तो होगा या नहीं होगा। वो होती है कंटीजेंसी, जो अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। कोई अनसर्टेनिटी आ गई है ना, एकदम से आपको लग रहा है कि मेरे को इसकी वजह से लॉस हो सकता है, अगर ये हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो आप सेव हो, अगर हो गया तो लॉस है। कंटीजेंसी मतलब कोई भी अनसर्टेन इवेंट के होने से आपको कोई लॉस हुआ है या कोई प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या हो? कंटीजेंसी में हो। सर हाँ जी सर ये प्रोविजन भी तो ऐसा ही है कि हैपनिंग ऑन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। देखो, प्रोविजंस भी कंटीजेंसी का पार्ट होते हैं। जो हम प्रोविजंस बनाते हैं ना, प्रोविजंस, प्रोविजन हम किस लिए बनाते हैं सर बेसिकली? डिफरेंस क्या हुआ? हाँ, सर डिफरेंस क्या हुआ प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी में? प्रोविजंस का और कंटीजेंसी का जो मेन डिफरेंस होता है ब्रदर, अब क्या है भाई, आपने क्या कर रखा है, आपको पता है कि मेरे डेटर है, आप डेटर्स के लिए बनाते हो, मान लो डेटर हैं आपके, एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपने क्या कर दिया, आपने पहले ही उनके लिए प्रोविजन बना दिया कि भाई मैं प्रोविजन बना लेता हूं, हो चुका कि मेरे 5 लाख के डेटर हैं, मान लो हो सकता है कि मेरे 1 लाख के डेटर क्या कर ले, छोड़ के भाग जाए, मेरा पैसा ही ना दे, तो मैं प्रोविजन बना लेता हूं अपने लिए अलग से कि मेरे पास प्रोविजन है कि भाई अगर वो 1 लाख मेरे मर भी गए तो मैं प्रोविजन बना लेता हूं, जिसकी वजह से मैं प्रोविजन क्रिएट करके उसको राइट ऑफ कर दूंगा कि भाई कोई बात नहीं। सर मैंने इसको कंटीजेंट लायबिलिटी तो बोल और सकते हैं। कंटीजेंसी का तो मतलब ये होता है ब्रदर कि आपको कुछ ही नहीं पता होता, ना ही आप किसी तरह से कोई प्रोविजन क्रिएट करते, ना ही आप किसी तरह से कोई वो होती, अनसर्टेनिटी आपके पास पूरी होती है, अगर हुआ तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं होती है। कंटीजेंसी प्रोविजन बेसिकली प्रोवाइडेड दैट या एग्जम्पशन टाइप का होता है। अब एक प्रोविजंस में क्या लेते हो आप? प्रोविजंस में कंडीशंस मान लेते हो, कुछ एग्जम्पशन मान लेते हो, कुछ एक्सेप्शन क्रिएट कर लेते हो। प्रोविजंस हमेशा एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए होता है कि भाई मान लो मेरे बैड डेट्स हैं, पैसा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रोविजन क्रिएट करके उसको राइट ऑफ कर दूंगा। मैंने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, मैंने एक्सेप्शन लगा रखी है, अगर ये भाग गए तो 1 लाख रुपए का मेरा अलग से प्रोविजन है जिसमें मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा। समझ आ गई? कंटीजेंसी, क्लियर है सर। कंटीजेंसी क्या रहती है? कंटीजेंसी एक वाइडर टर्म है, प्रोविजन एक नैरो टर्म है, कंटीजेंसी एक वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म मतलब कि भाई इसके अंदर पूरा अनसर्टेनिटी है। अब क्या है, अब मैं कंटीजेंसी की बात करता हूं कि भाई मान लो आपने, जैसे क्या है, मान लो सिमरन ने मान लो किरण ने मंशा से लोन ले रखा है 5 लाख का। अब मंशा से लोन ले रखा है 5 लाख का, आपने किरण के ब्याह पे गारंटी दे दी, भाई अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं गारंटी देता हूं मैं आपके पैसे दूंगा। ये क्या है? दिस इज द कंटीजेंसी फॉर यू। अगर किरण ने पैसे नहीं दिए तो शायद मेरी लायबिलिटी आ सकती है, मुझे देना पड़ेगा, वो आपके लिए लॉस हो सकता है। आपकी दोनों सिचुएशन में फेवरेबल है, कंटीजेंसी दोनों सिचुएशंस में रहती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा लॉस ही होगा, प्रॉफिट के रिगार्डिंग भी कंटीजेंसी होती है।
अगर ये सिचुएशन होगी तो मेरे को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो तभी डिपेंड करता है किसी चीज के होने या ना होने पे। क्लियर है? ये कंटीजेंसी क्या करती है, उन फेवरेबल या अनफेवरेबल इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट जो कि फेवरेबल भी हो सकते हैं, अगर फेवरेबल हुए तो आपको फायदा होगा, अगर अनफेवरेबल हुए तो आपको लॉस होगा, जो अकर होते हैं बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी एंड बाय द कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी अदर एंटिटी। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये वो इवेंट होते हैं जो आफ्टर दी बैलेंस शीट डेट क्या होते हैं, अकर होते हैं, जो कि फेवरेबल भी हो सकते हैं या अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 4 है वो डील करता है, उसके रिगार्डिंग आप बताते हो किसके लिए कि भाई आपको ऐसी चीजें बतानी पड़ेंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन चीजों के रिगार्डिंग पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कोई अगर कंटीजेंसी ऐसी अराइज हुई है बैलेंस शीट डेट के बाद, तो उस डेट के बाद अगर कोई ऐसी अनसर्टेन इवेंट हो गया तो वो चीज आपको प्रॉपरली बैलेंस शीट में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी पड़ेगी। मान लो तो सर इसके अंदर जरूरी है कि बैलेंस शीट के डेट के बाद ही कंटीजेंसी अगर हो, ये तो कोई तभी तो ये नहीं अकाउंटिंग नहीं स्टैंडर्ड वैसा लगे। आप कंटीजेंसी होता किस लिए है, मुझे एक चीज बताओ। कंटीजेंसी हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में होता है ना? सिचुएशन हो सकता है कि बीच में भी हो जाए फाइनेंशियल ईयर में। जी सर। आपने मार्च में कुछ जोड़ा कि मेरे को लग रहा है कि आने वाले कुछ 4-5 महीने में, तो वो तो बीच में ही आ जाएगा, मतलब साल के फाइनेंशियल। ये उन इवेंट की बात कर रहा है जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं। मान लो आपने बैलेंस शीट डेट में दिखाया कि हमारा प्रॉफिट है 1000 करोड़, लेकिन अगले ही आपको पता है, आपके दिमाग में घूम रहा है कि भाई हो सकता है मेरे साथ ऐसी सिचुएशन में हूं मैं कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा हो फ्यूचर में जिसमें मेरा प्रॉफिट 0 हो जाए। आपके दिमाग में ऐसी चीजें घूमती हैं कि भाई मैंने काम ऐसे कर रखे हैं या कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से मैं डूब जाऊं, तो वो कंटीजेंसी है आपकी। अब आपको उन इवेंट्स के बारे में अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उन कंटीजेंसी के बारे, क्योंकि इन्फॉर्म करना है ना आपको, पब्लिक को धोखे में नहीं रख सकते ना। हाँ, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आप अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है तो आप उसके बारे में भी डिस्क्लोजर दोगे। क्लियर है? जी सर ठीक है। हाँ। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ आ गए आप लोगों को? कोई डाउट हो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? नो सर। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जी सर। Yes, sir. आज का हमारा ये लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा क्लास का, उसके बाद हम फर्दर आगे शुरू करेंगे। यहाँ तक समझ आया तो मुझे बताओ, अगर नहीं आया तो कुछ बता सकते फिर हो। आगे समझ में। किरण, स्वेच्छा, सौरभ? Yes, sir. आगे समझ ओके क्लियर है सर। ओके। अब आती है बात मेरी कंस्ट्रक्शन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये किसके बारे में बात करता है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्रायर फॉर द पीरियड या फिर प्रायर पीरियड आइटम क्या होते हैं? 3 चीजों की बात कर रहा है ये। नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, दूसरा प्रायर पीरियड आइटम, और तीसरा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें 3 चीजें आ रही हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस के बारे में बात करता है? 5, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, दूसरा प्रायर पीरियड आइटम, और तीसरा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड is to prescribe the classification and disclosure of certain item in the statement of profit and loss so that
ऑल द एंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट सच अ स्टेटमेंट ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो पर्पस है, उसका पर्पस ये है कि एक क्या हो कि भाई यूनिफॉर्म जो एक स्टैंडर्ड हो कि भाई सारी की सारी बिजनेस एंटिटी सर्टेन आइटम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर बताएं। एक यूनिफॉर्म क्या हो, पूरे का पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर हो, ताकि क्या बनी रहे, प्रॉपरली यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, प्रॉपरली क्या हो, ट्रू एंड फेयर व्यू का पता चले। तो पहला क्या कहना चाह रहा है कि जो कंपनी अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगी, तो उन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ सर्टेन आइटम्स को डिस्क्लोज करेंगी, जो कि बताया गया है प्रॉपरली सारी कंपनी, सारी एंटरप्राइज, ताकि क्या हो, यूनिफॉर्मिटी आए। ऐसा नहीं है कि कोई अपना अपने हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से बना रही है। यहां पे कह रहा है कि भाई एंटरप्राइज shall classify certain item in the profit and loss statement, जो भी है उसमें यूनिफॉर्म बेसिस पे क्या करेंगी, प्रेजेंट करेंगी। This enhance the comparability and the financial statement of an organization। इससे क्या होता है, आप दो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हो। अकॉर्डिंगली दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम। आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम को भी डिस्क्लोज करोगे, एंड द disclosure of certain item within the profit and loss from the ordinary activity. It also specify the accounting treatment for change in the accounting estimates and disclosure to be made in the financial statement regarding the change in accounting policy। मतलब ये कहना चाह रहा है, पहला तो ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का पहला पर्पस क्या है कि भाई कंपनी अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर यूनिफॉर्म आइटम्स को क्या करेंगी, प्रेजेंट करेंगी। सेम आइटम जो भी सबके लिए बताए गए हैं, जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब किए गए हैं सर्टेन आइटम्स, उन्हीं को ही प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया जाएगा, ताकि क्या आए, यूनिफॉर्मिटी आए, जिसकी वजह से हम क्या कर सके, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। समझ आ गई मेरी बात। दूसरा ये कहता है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी दिखाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और प्रायर पीरियड आइटम भी दिखाएंगे। तीसरा कि भाई आपने, अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर अगर कोई चेंज हो रहा है, तो उस अकाउंटिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग भी आप डिस्क्लोजर देके यहाँ पर चलोगे। तो ये कौन बताता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 आपको बताता है। अब पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका हो गया डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका हो गया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा आपका हो गया कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, पांचवा आपका हो गया नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात। जी सर। Yes, sir. हाँ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज फिर हम इसको आगे करें। लेकिन इसमें हम सारे नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाले 5 इम्पोर्टेंट अभी आए थे तो हमने अच्छे से पढ़ा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे वो हम नहीं पढ़ेंगे। समझ आ गए। इसमें काफी कुछ मैं कटवाऊंगा आप लोगों से, सारा इसमें नहीं पढ़ेंगे, काफी कुछ कटेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें इसके अंदर रेलेवेंट नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली हमारी इसमें 2 क्लास और लगेगी, 2 क्लास के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। समझ आ गई। चैप्टर नंबर 3 ऑफ
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हमारा चैप्टर नंबर 3 2 क्लासेस के बाद कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो